नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडीदा में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक कंपोनेंट डिज़ाइन और साथ में बनाएंगे उसका मोल्ड भी। ये थोड़ा सिंपल होगा और हम इसमें मोल्ड टूल इस्तेमाल करेंगे और साथ में देखेंगे कि मोल्ड बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आने वाली है और कंपोनेंट को भी हम उसी के हिसाब से यानी कि मोल्ड के हिसाब से ही डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टॉप प्लेन ले लेता हूँ। यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ जो कि स्लॉट की मदद से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी लेंथ हमने रख ली 150 और इसका रेडियस हमने रख लिया 30 का। कुछ इस तरह का कंपोनेंट होने वाला है। इसको एक्सट्रूड करा दिया। एक्सट्रूड कराते समय ध्यान रखेंगे कि हमें इसमें ड्राफ्ट रखना होगा। अब ड्राफ्ट होता क्या है उसको भी साथ में समझेंगे कि ड्राफ्ट मोल्ड के अंदर क्यों ज़रूरी है। मैंने इसमें 5 डिग्री का अच्छा खासा बड़ा सा ड्राफ्ट दिया है। अब इस ड्राफ्ट को देने के बाद पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी मोल्ड के अंदर में ड्राफ्ट ज़रूरी क्यों है। तो एक बार मैं इसके बाहर का जो हिस्सा है, सपोज इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके मैं इसकी एक कैविटी बना लेता हूँ शॉर्टकट में और उसकी मदद से मैं आपको ड्राफ्ट समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे इंसर्ट इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, तो इसका कैविटी बन चुकी है और इसको मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। बनी कैसे उसको बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि ड्राफ्ट मोल्ड के अंदर ज़रूरी क्यों है। तो इसको हमने सेक्शन कट कर लिया। इसमें से हमारी दोनों फाइलें अलग अलग नज़र आ रही हैं। इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं कि जो हमने एक्सट्रूड किया था इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी एक्सट्रूड कर देते हैं। फिर से इंटरसेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से हमने सेक्शन कट कर लिया जिससे कि मेरे को दोनों पार्ट अलग अलग दिखाई दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेपर जो नज़र आ रहा है, इसी टेपर को हम बोलते हैं ड्राफ्ट एंगल, जो कि मोल्ड में बहुत ज़रूरी होता है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ। यानी कि हमने मूव कॉपी बॉडी लिया और इस पार्ट को मैं बाहर यानी कि ऊपर की तरफ निकाल रहा हूँ, वाई में ऊपर की तरफ। तो वाई की हमने यहाँ से वैल्यू डाल दी 2 mm। लेकिन ये पूरा मॉडल सेलेक्ट हो गया। पूरा नहीं सेलेक्ट करना है, हमने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है। यहाँ से मूव कर लिया, सिर्फ 2 mm हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके करेंगे। लेकिन ये हमारा मोल्ड की जगह मतलब मोल्ड मूव कर गया, तो इसको नीचे की तरफ ले लेते थोड़ा सा। तो अब देखेंगे कि हमने 2 mm मूव किया, तो 2 mm मूव करते ही यहाँ पे रिलैक्स मिल गया, यानी कि थोड़ा सा गैप मिल गया हल्का सा, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। तो अब ये इजीली ऑटोमेटिकली बाहर निकल सकता है। इसकी जगह पर अगर हम ड्राफ्ट ना दें, जैसे कि अभी हमने ड्राफ्ट दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पर हम ड्राफ्ट ना दें तब क्या होगा। हमने इसको कंपोनेंट को बनाते दौरान यहाँ से मैंने ड्राफ्ट कर दिया ऑफ, ओके कर लिया। अभी भी देखो ये 2 mm मूव पर है लेकिन ये कांटेक्ट में है, बिल्कुल सटके है। तो इस केस में जब अगर कंपोनेंट बाहर निकलेगा तो उसको सट करके यानी कि चिपका हुआ निकलना पड़ेगा और निकालने में बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाने की वजह से वो जो भी हम कंपोनेंट मोल्ड करना चाहते हैं वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए मोल्ड में ड्राफ्ट बहुत ज़रूरी है कि हल्की सी चोट मार के वो अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए तुरंत ही। इसलिए हम मोल्ड के अंदर ड्राफ्ट ज़रूर देते हैं। ड्राफ्ट ज़रूरी नहीं है कि वो 5 mm का हो, वो बहुत कम भी हो सकता है। यानी कि हम 0.25 से मिनिमम ड्राफ्ट होता है किसी भी मोल्ड के लिए, इतना तो चाहिए ही होगा कम से कम। अब इसके ऊपर प्लस में जितना ज़्यादा हो जाए उतनी अच्छी बात है। हम 0.25 या 0.5 तो रिक्वायर्ड रहता ही है, कम से कम इतना ड्राफ्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। इससे प्लस कितना भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कम देना
मतलब चिपक जाएगा, फिर वो उसमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जब भी हम किसी कंपोनेंट को मोल्ड करते हैं तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि वो मेल्टिंग फॉर्म में ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो चुका होता है। तो उसको अगर ज़्यादा फोर्स करके निकालने की कोशिश की जाएगी तो वो कंपोनेंट पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए उसको हल्के फोर्स के साथ में बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए ड्राफ्ट ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट वो वापस आ जाते हैं। ये था ड्राफ्ट का पॉइंट सेक्शन, हमने ऐसे कट कर दिया। वापस से अपने मोल्ड जो कंपोनेंट है उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ टेलीफोन जैसा डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैसा तो नहीं होगा लेकिन कुछ मिलता जुलता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले ली हमने, और इस सेंटर लाइन पे हम इधर एक आर्क 3 पॉइंट आर्क बना देंगे, और इसी आर्क को हम यहाँ से टेंजेंट में इधर की तरफ एक आर्क इधर हो जाएगी, और इसी आर्क को चाहें तो इधर मूव भी, मतलब मिरर भी करा सकते हैं, दोनों तरफ हो जाएगी सेम टू सेम। दोनों को मर्ज करके और टेंजेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास दोनों तरफ आएगी। इसकी डायमेंशन वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सपोज 150 की रेडियस होगी और ये हमारी 50 की रेडियस होगी। कुछ इस तरह का ये होने वाला है। इसको उठा करके ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन ऊपर ले जाने में ये ख़राब हो जाएगा। तो कैसे ऊपर लेके जाएंगे, पूरे को सिलेक्ट करके आप ऊपर ले जा सकते हैं, अब ये शायद ख़राब नहीं होगा। और इसकी एक वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं, शिफ्ट बटन दबा के यहाँ से। तो इसके क्वाड्रेंट से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, 5 mm की दूरी इधर बहुत रहेगी, और ऐसे इसके क्वाड्रेंट से यहाँ तक की दूरी हमने 20 रख ली। तो ये ब्लैक हो चुका है। अभी तक हमने काटना सीखा था, जो कि स्केच को क्लोज करके ही काटा जाता था। हम सिंगल एक लाइन से भी इस बॉडी को कट कर सकते हैं। फीचर में जा करके एक्सट्रूड कट करेंगे, थ्रू ऑल बहुत करना होगा, थ्रू ऑल बहुत करना होगा। यहाँ पे आपको 2 एरो इधर मिलेंगे, 1 एरो इधर मिलेगा। तो ये एरो तो बता रहा है कि कितना एरिया कट करना है, और ये बता रहा है कौन सा एरिया कट करना है, ये कितना और ये कौन सा। तो हमें एरो नीचे करना होगा, यानी कि हमें नीचे वाला एरिया कट करना है। ये नीचे वाला एरिया सारा कट हो जाना है, ऊपर का हमें सारा बचाना है, और आर पार कट करना है। थ्रू ऑल बहुत हम यहाँ कर चुके हैं, ओके करेंगे। तो एक लाइन से हम इस तरह से कट कर सकते हैं, नीचे का सारा एरिया कट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। साथ में ऊपर भी मैं एक लाइन लेना चाहूँगा, तो उसको मैं एक अलग से बना देता हूँ, या फिर हम स्केच के अंदर में क्लोज स्केच भी कर सकते हैं। ऊपर वाले एरिया में मैं एक सिंपल कर्व बनाना चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह की कर्व रहेगी। सेंटर लाइन से इसको हमने सिमेट्रिक करा दिया, और इसको आप चाहो तो क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछली बार में क्लोज नहीं किया था, लेकिन अब हमने स्केच को क्लोज ही कर दिया। तो आपने यहाँ पे 2 टॉपिक समझ लिए कि हम बिना क्लोज स्केच के भी किसी को कट कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ हाइट हम दे सकते हैं कि भाई इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो 20 mm के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और इस रेडियस की कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं। सपोज ये 350 की रेडियस होगी। अभी भी ये काला नहीं हुआ है क्योंकि इसका सेंटर कहीं ना कहीं भाग रहा होगा इधर उधर। तो इसके सेंटर को हमने उठा करके बाहर से अंदर कर लेना है, इस सेंटर लाइन के ऊपर। तो ये काला हो जाएगा, ये बाहर तक ही रखेंगे इसको। स्केच से बाहर निकलते ही सिर्फ ये हिस्सा बच जाएगा जो हमारे काम का है। इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे हमने अच्छा खासा बड़ा सा फ्लिट लगा लेंगे, जो देखने में थोड़ा सुंदर दिखाई दे। ये कुछ इस तरह का आइटम हो गया। इससे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मेरे को इस हिस्से पे लगाना है ड्राफ्ट, सॉरी इसको करना है हमने सेल, खाली करना है। तो सेल कमांड से 2 mm की थिकनेस पे
इस पूरे एरिया को खाली कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे बनानी होती है फिटिंग इस जगह पे कि भाई इसके ऊपर का जो कवर होगा उसको भी फिट करना होता है, तो वो भी हमें यहीं पे इसी जगह पे डिज़ाइन करना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, सरफेस की मदद से करते हैं। सरफेस में हमारे पास पहले ऑफसेट है कि गहराई कितनी गहराई तक वो फिटिंग आएगी, तो कम से कम 3 mm गहराई तक फिटिंग हमें रखनी चाहिए। इसको हमने ले लिया 3 mm नीचे की तरफ। ओके, इस मॉडल को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया। इसको हम अंदर से पूरा बंद कर देंगे। तो अंदर से बंद करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रिम। हम इसको अंदर से पूरे को अनट्रिम कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिंगल सरफेस में कन्वर्ट हो गया। पूरा ही रख लेते हैं एक बार में। कुछ इस तरह से हमने पूरा सरफेस बंद कर लिया। इसको सॉलिड बॉडी को वापस किया है। ये 2 mm की थिकनेस है, तो 1 mm बाहर खड़ी रहेगी दीवार, 1 mm अंदर की तरफ गहरी रहेगी। तो वो बनाने के लिए हम यहाँ से एक और बार ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। 1 mm के डिस्टेंस पे ये सारा एरिया हमने बाहर की तरफ या बाहर वाला अंदर की तरफ ऑफसेट करा लेंगे। इस पर क्लिक किया, इसको हमने बाहर की तरफ ओके कर दिया। इसको मैंने हाइड कर दिया। इसको भी हम ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक्सटेंड कमांड से हमने यहाँ से इसको हल्का हल्का और बढ़ा लिया, जिससे कि हम यहाँ पे फिटिंग उसकी बना पाएँ। ट्रिम कर दिया इसको हमने। इसकी मदद से बाहर वाला सारा हिस्सा ट्रिम, यानी कि म्यूचुअल ट्रिम अगर चल रहा है तो उसकी मदद से कर सकते हैं कि बाहर का और ये नीचे का सब ख़त्म करना है, सिर्फ इतना हिस्सा बचाना है। तो ये म्यूचुअल ट्रिम की मदद से हो गया। अब बाकी नॉर्मल ट्रिम, स्टैंडर्ड ट्रिम से करना है तो 2-3 बार में सारा काम होने वाला है। नेक्स्ट है, अब इस सरफेस की मदद से हम यहाँ पे फिटिंग बनाने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है कट विद सरफेस। इस सरफेस की मदद से हम अंदर का जो हिस्सा है इसको कट कर देंगे, ओके करेंगे और इसको हमने कर लिया हाइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे पूरे पे फिटिंग आ चुकी है, जिसमें दूसरा कंपोनेंट जिसका ऊपर वाला जो कवर है वो यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कुछ होल वगैरह करने हैं स्पीकर लगाने के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे होल वगैरह कर लेते हैं। मैं होल की अभी माउंटिंग नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम आपको यहाँ पे पूरी माउंटिंग वगैरह कैसे लगाते हैं, जिसमें सारी की सारी फिटिंग रखी जा सकती है। वो कैसे बनेगी वो मैं अगली वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ अभी हम मोल्ड की बात करेंगे कि मोल्ड कैसे कर सकते हैं कंपोनेंट को। तो यहाँ आ जाते हैं वापस से। एक सिंपल सा सेंटर पे होल अलग सर्कल ले लेते हैं। सबसे पहले सर्कल को हमने 25 डाई तक रख लिया और इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लिया और एक सेंटर लाइन बता दी जिससे कि इसको काला किया जा सके और सेंटर से कुछ डिस्टेंस 80 mm की डिस्टेंस हो गई। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे होल कर लेंगे जिससे कि अगर हम यहाँ पे स्पीकर लगाएं तो उसकी आवाज़ बाहर तक इजीली आ सके। 3-3, 4-4 mm के होल बहुत रहेंगे, इसे छोटी भी बना सकते हैं। इनको हमने यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न कर लेना है। ये हमारा सेंटर हो गया। इसके चारों तरफ हमने कुछ सर्कल और बना लिए, सबको काला कर लिया। एक सर्कल बीच में भी बना दिया। ऐसे ही पीछे भी, पीछे चाहो तो आप सिंपल 2-3 स्लॉट लगा सकते हैं डिज़ाइन को थोड़ा अलग बनाने के लिए। तो इसमें से भी आवाज़ बाहर आ सकती है आराम से। इसके डायमेंशन वगैरह देना चाहें
तो वो भी हम दे सकते हैं। तो स्लॉट की जो लेंथ है वो हमने सपोज 15 रख ली, और इसकी विड्थ रेडियस 1.5 यानी कि चौड़ाई 1.5 mm। ऐसे इसको थोड़ा कम रख लिया 10, इसकी रेडियस भी 1.5 रख ली। नीचे एक सर्कल जो है उसको 5 डायमीटर का रख लिया। बीच की कुछ डिस्टेंस वगैरह हम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इन सबको कट कर लेना है थ्रू ऑल बोथ, जिससे कि दोनों तरफ बार बार कट हो सके इजीली। तो इधर हम एक जगह स्पीकर लगा देंगे, एक जगह माइक लगा देंगे, जिससे आवाज़ आ सके जा सके। कुछ इस तरह का डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एकदम अच्छा डिज़ाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी हम मोल्ड पढ़ने के लिए कंपोनेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं मोल्ड के ऊपर। मोल्ड में जैसे कि हमने सबसे पहले ड्राफ्ट की बात की थी कि मोल्ड के अंदर ड्राफ्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें मॉडल किसी ने दिया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि उसमें ड्राफ्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे कैसे लगाएंगे, वो भी हम यहाँ पे करके देखते हैं अभी। उससे पहले हमने यहाँ पे कुछ सरफेस भी बनाए थे। जो भी एक्स्ट्रा सरफेसेस होंगे उन सबको डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करके डिलीट एंड की बॉडी की मदद से डिलीट बॉडी ओके कर देंगे। तो यहाँ से सारा का सारा सरफेस जो एक्स्ट्रा थे वो डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ कंपोनेंट ये बचा हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं ड्राफ्ट एनालिसिस। ड्राफ्ट एनालिसिस में हमें वो प्लेन बताना जिधर से हमारा मोल्ड खुलेगा या बंद होगा। तो हमने इधर की तरफ, ऊपर की तरफ इसको मोल्ड को खोलना बंद करना दिखाया है, और हमने सिर्फ 0.5 चलो नेक्स्ट है ड्राफ्ट एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, और हमने ड्राफ्ट 0.5 दिया हुआ है। थोड़ा सा ड्राफ्ट बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हमने 0.5 की जगह 2 mm का ड्राफ्ट रख लेते हैं। अब इसमें ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं। ड्राफ्ट एनालिसिस में हम यहाँ पे वो प्लेन बताएंगे जिधर से आपका मोल्ड खुलेगा या बंद होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ देखो 3 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, येलो, रेड और ग्रीन। रेड का मतलब है आपका नेगेटिव ड्राफ्ट, और ग्रीन का मतलब है पॉजिटिव ड्राफ्ट। अब नेगेटिव पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे है, 0 से जितना भी हमने यहाँ पे डाला है प्लस की तरफ जो रहेगा, यानी कि देखो यहाँ पे प्लस की तरफ, ऊपर की तरफ जिधर कोर बनेगा उधर की तरफ ग्रीन कलर आ रहा पूरा का पूरा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ड्राफ्ट होना चाहिए। ये सारी दीवारें जो येलो कलर की ये भी आपकी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। हमने ड्राफ्ट डाला था 2 mm का, और चेक कर रहे हैं 3 mm, यानी कि हम जो चेक कर रहे हैं उतना ड्राफ्ट नहीं है, यानी कि उससे कम ड्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है। येलो का मतलब हो गया कि रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ड्राफ्ट कम है। ग्रीन का मतलब ठीक है, ड्राफ्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेड का मतलब है अपोजिट, यानी कि नेगेटिव ड्राफ्ट है, उल्टी दिशा में ड्राफ्ट लगा हुआ है। तो हमने 2 डिग्री वहाँ पे डाला था, तो 2 ही हमें यहाँ पर भी डालना होगा, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे सही से। हमने यहाँ पर 2 डिग्री डाला तो ये देखो पूरा ग्रीन हो गया इधर से, और नीचे की तरफ पूरा लाल हो गया। और यहाँ पे देखो कुछ जगह पर अभी भी ड्राफ्ट लगा हुआ नहीं है, कुछ दीवारों पे ये सीधी सीधी दीवारें बनी हुई हैं, तो यहाँ पर हमें ड्राफ्ट लगाना चाहिए। वैसे तो बहुत छोटी पतली दीवारें हैं, तो यहाँ पे बिना ड्राफ्ट के भी काम चल सकता है। तो कुल मिला के आपको तीनों कलर का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव ड्राफ्ट ग्रीन कलर में, रिक्वायर्ड कि हमें ड्राफ्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, या फिर कम है। जितना हमने बोला है 2 mm और 2 डिग्री से अगर कम ड्राफ्ट कहीं पर लगा होगा तो वो येलो में ही आएगा, या 0 डिग्री पर भी येलो में ही आने वाला है। नेगेटिव ड्राफ्ट यानी कि नीचे की तरफ या उल्टा ड्राफ्ट, ये हमारा रेड आ गया। ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी एरिया ना हो जिधर रेड और ग्रीन दोनों ड्राफ्ट मतलब दोनों कलर एक ही तरफ आ रहे हों, तो वहाँ पे अंडरकट बन जाएगा। यानी कि एक तरफ पूरा ग्रीन होना चाहिए और दूसरी तरफ पूरा रेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर कुछ एरिया ग्रीन में आ रहा है या फिर इधर कुछ एरिया रेड में भी आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ड्राफ्ट अभी ओके है, सिर्फ यहाँ पे कुछ जगह ड्राफ्ट नहीं है। तो इसको कैसे हम लगा सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इसको ओके कर लेंगे और यहीं पे आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। ड्राफ्ट में क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्लैट एरिया नहीं है, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल प्लेन बताना पड़ता है। तो उसको हम यहाँ पे टॉप प्लेन न्यूट्रल प्लेन के तौर पे ले सकते हैं।
और इस जगह पे आप पार्टिंग लाइन की मदद से ड्राफ्ट लगा सकते हैं। तो हमने टॉप प्लेन यहाँ पे बता दिया पुल डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपका ये सारी एजेस को बताना होगा जिधर भी हम ड्राफ्ट लगाना चाहते हैं। इन एजेस पे क्लिक कर देंगे और जितना भी हम ड्राफ्ट लगाना चाहते हैं, हम 2 डिग्री पे चेक कर रहे थे तो 2 डिग्री यहाँ पे कम से कम लगाएंगे, तभी ये पूरा एरिया ग्रीन होगा, अदरवाइज ये पीला ही रहेगा ड्राफ्ट लगने के बाद में भी। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इस एजेस को, और साथ में इन सारी एजेस को भी सिलेक्ट करना होगा। इस ऊपर वाले हिस्से पे आप चाहो तो नीचे वाले हिस्से पे भी ड्राफ्ट लगा सकते हो। तो हमने सारी एजेस को सिलेक्ट कर लिया है, 2 डिग्री यहाँ पे सेट कर दिया है। ओके करने के बाद में ये पूरा एरिया ग्रीन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ड्राफ्ट लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्ट में डिग्री को उल्टा कर दूँ, अगर डिग्री को उल्टा कर दिया जाए तो ये ड्राफ्ट आपका रेड हो जाएगा। और देखो एक जगह छूट गया, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे रहा, लगा नहीं सही से। यहीं पे डिग्री में हमने इस एज को भी ले लेना है साथ में, और अब ओके करते हैं। तो देखो ये पूरा एरिया रेड हो गया है। साथ में हम वापस इसको उल्टा कर देते ग्रीन की तरफ ही, और 2 डिग्री की जगह पे 1 डिग्री अगर मैं लगा के देखता हूँ तो ड्राफ्ट तो लग जाएगा, लेकिन ये येलो ही कलर रहने वाला है, क्योंकि हमने चेक जो किया हुआ है वो 2 डिग्री पे चेक किया हुआ है। देखो यहाँ पे लग गया। मैं ड्राफ्ट को यहाँ से ऑफ करके एनालिसिस को फिर से अगर ड्राफ्ट जाता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 डिग्री और टॉप प्लेन की मदद से चेक करूँ तो देखो पूरा ग्रीन हो चुका है यहाँ पे। जबकि इसी को अगर मैं 2 डिग्री पे चेक करूँ तो ये वाला हिस्सा आपका येलो नज़र आएगा, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट से ड्राफ्ट थोड़ा सा कम है। तो हमने क्या करना होगा, जो भी ड्राफ्ट हमने डाला है उसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, 1 डिग्री की जगह पे 2 डिग्री कर देंगे, और ये वापस से पूरा ग्रीन हो चुका है। तो हमारा ड्राफ्ट का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमने अच्छे से एनालिसिस कर दिया, हर जगह बराबर ड्राफ्ट लग चुका है। अब इसको हमने यहाँ से बंद कर लेना है। एक यहाँ पे है अंडरकट एनालिसिस, तो इसको हमने ऑफ करके अंडरकट एनालिसिस पे जा सकते हैं और टॉप प्लेन से चेक करेंगे तो इसमें कहीं पर भी कोई भी अंडरकट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, सारा यहाँ पे 0 लगा हुआ है। अब देखते हैं कि अंडरकट होता क्या है। एक जगह पे हम कहीं पे कुछ ऐसा कंपोनेंट इसमें बना लेते हैं या एरिया बना लेते हैं जो कि अंडरकट हो सकता है। मैं यहाँ इस जगह पे एक छोटा सा ऐसे पट्टी टाइप का सा बना रहा हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी बना दी है, और अब मैं मोल्ड के अंदर अंडरकट एनालिसिस चेक करूँ टॉप प्लेन से ही, तो ये देखो पूरा एरिया यहाँ से लेकर नीचे तक का पूरा लाल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सारा एरिया जो है अंडरकट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर इस तरह का कोई कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो बनना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी इसको बनाने के लिए एक अलग मैकेनिज़्म यानी कि स्लाइडर की मदद हमें लेनी पड़ती है। फ़िलहाल हम बिना स्लाइडर के कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्लाइडर वाली वीडियो हम बाद में बना करके अपलोड करेंगे। ये तो है आपका अंडरकट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे श्रिंकेज। किसी भी कंपोनेंट का मोल्ड बनाने से पहले उस कंपोनेंट के डिज़ाइन में हमें श्रिंकेज ऐड करना होता है। श्रिंकेज क्या होता है? जब भी कोई कंपोनेंट हम बनाते हैं उसकी फॉर्म जो होती है यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो जब भी किसी भी कंपोनेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी भी मटेरियल का क्यों ना हो। तो और जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तो सिकुड़ जाता है। इस सिकुड़ने के प्रोसेस को ही हम मोल्ड नहीं श्रिंकेज बोलते हैं। यानी कि जब कंपोनेंट जब ठंडा हो जाएगा और सिकुड़ के थोड़ा छोटा हो जाएगा तो इस प्रोसेस को श्रिंकेज बोला जाता है।
तो हमने क्या करना होता है कि भी किसी भी कंपोनेंट को इस तरह से बनाना पड़े कि इस तरह से बनाना होता है कि वो सिकुड़ने के बाद छोटा ना हो करके जितनी हमें साइज़ की रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा हो जाए। इस तरह से हमें मॉडल को डिज़ाइन करना होता है, यानी कि हम जितना भी वो मॉडल सिकुड़ के छोटा होगा उतना पहले से ही हम उसमें ऐड करके यानी कि प्लस करके रखते हैं, जिससे कि सिकुड़ने के बाद में श्रिंक होने के बाद में जो हमें जितना साइज चाहिए उतना पहुंच जाए। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे स्केल कमांड होती है मोल्ड के अंदर ही। स्केल की मदद से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। कितना बड़ा कर लेते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 4 गुना। लेकिन जब भी बात चलती है श्रिंकेज की तो गुने में बड़ा यानी मल्टीपल में बड़ा नहीं होता है, वो परसेंटेज में बड़ा होता है, यानी कि परसेंटेज में ही सिकुड़ता है, यानी श्रिंक जो होगा परसेंटेज में होगा। और परसेंटेज भी ऐसे नहीं कि 50%, 20%, 30%। परसेंटेज भी बहुत छोटी सी होती है, वो 0.54% हो सकती है, वो 1% हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 2.5% हो सकती है। हद मार के कोई भी चीज़ 4% से ज़्यादा श्रिंक नहीं होती है। 4 बिल्कुल मैंने मैक्सिमम बता दिया, 3.5 भी लास्ट ही है। तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट रहते हैं वो 0.5 से लेके 2% के बीच ही श्रिंक होते हैं। उसके ऊपर के और उसके नीचे के श्रिंकेज बहुत कम होते हैं मटेरियल। तो अभी मैं इसमें 1.5% का श्रिंकेज लगाने का तरीका समझाता हूँ कि कैसे हमें 1.5% श्रिंकेज ऐड करना होता है या 2.5% कैसे ऐड करना होता है। तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, जिससे कि आपको मैं कैलकुलेट करके समझा पाऊँ कि मुझे 1% मतलब ये 1 है वैल्यू, यानी कि ये कंपोनेंट का जो साइज़ है उसको हमने 1 मान लिया और इस 1 का हमें 1.5% इसमें ऐड करना है। तो 1 का 1.5% कितना होता है, 1 गुणा 1.5% इज इक्वल टू, तो ये आपका 1 का 1.5% होता है। अब हमने इसको 1 में जोड़ देना है, यानी कि +1 कर देना है। तो हमारी जो वैल्यू आ गई 1.015 हो गई। तो हमें 1 में 1 का 1.5% जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। इसको सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि 100 का अगर मैं बोलूँ 1.5% कितना होता है, तो 100 में अगर मैं 1.5 जोड़ दूँ तो ये 100 का 1.5% जोड़ करके, यानी कि जितनी वैल्यू हमने डालनी है उतना ही 100 में ऐड कर दो, तो 100 में 1.5% जोड़ करके 101.5 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं, या फिर ये पॉइंट जो है इसको 2 पॉइंट पीछे नहीं कि यहाँ लगा सकते हैं, 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले, यानी कि कुल मिला के इतना हो जाएगा डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा श्रिंकेज की परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू भरनी है 1.015 भरनी है, जो कि 1.5% श्रिंकेज ऐड होने के बाद है। अगर मुझे 2.5% श्रिंकेज ऐड करनी है तो वो भी सेम ऐसे ही रहेगा। 100 में हमने प्लस कर देना 2.5 और डिवाइड बाई कर देना 100। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे भी 1.5% इसमें ऐड कर रहा हूँ, 1.015, और ओके करने के बाद में ये हल्का सा बड़ा हो चुका है, यानी कि 1.5% बड़ा हो चुका है। चेक करके देखें एक बार, हमने श्रिंकेज से थोड़ा पहले चेक करते हैं। एवलूट में गए, मेजर में गए, और मेजर में इस पॉइंट से येलो वाले पॉइंट से दोबारा देखते हैं। इस येलो वाले पॉइंट से इधर वाला येलो पॉइंट क्लिक किया तो इसकी जो टोटल लेंथ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 213.96। और अब इसको 1.5% श्रिंकेज के बाद देखते हैं कितनी हो गई। इसके इसी पॉइंट पर ऊपर वाले पे और यहाँ पर भी इसी पॉइंट पे चेक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये 217.17 हो चुका है। 1.5% किस तरह से चेक करें, कितना वैल्यू थी पहले हमारी 213.9 के आसपास थी, जिसमें प्लस कर दिया हमने 1.5% 1.5% इज इक्वल टू, तो 217.1 कुछ इतना ही आ रहा है, 217.1। पीछे की वैल्यू मैंने डाली नहीं है। तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो हमें 213.9 यानी कि 214 बनाना होगा, तो उसको हम 217 बनाएंगे, तब जाके वो 214 तक पहुंचेगा। तो इस तरह से हमें किसी भी आइटम को थोड़ा बड़ा बनाना होता है।
तो यहाँ पर श्रिंकेज लग चुका है 1.5%। अब आगे बढ़ते हैं मोल्ड वाले हिस्से में। अब यहाँ पे सीक्वेंस में चीज़ें चलनी होती है, जैसे कि यहाँ पे पहले इंसर्ट मोल्ड फोल्डर, फिर पार्टिंग लाइन है, फिर सेट ऑफ सरफेस है, फिर पार्टिंग सरफेस है, फिर टूल स्प्लिट। तो ये हमें 4-5 कमांड जो है वो सीक्वेंस में एक एक करके आगे यूज़ करते चले जाना है और इसका मोल्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ईजी है। सबसे पहला हमने इस बटन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे पार्टिंग लाइन पे क्लिक कर देना है। पार्टिंग लाइन पे क्लिक करने के बाद वही प्लेन बताना जहाँ पे हमने ड्राफ्ट एनालिसिस लिया था या फिर ड्राफ्ट दिया था, जिसकी मदद से जो कि हमारा टॉप प्लेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस कर सकते हैं जितनी डिग्री हमारी रिक्वायर्ड थी, 2 डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, 2 डिग्री के हिसाब से ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पर्पल कलर की लाइन हमारे को चारों तरफ मिल जाएगी, ये बटन दबाने के बाद। याद रखना ये बटन दबाना ज़रूरी है, ड्राफ्ट एनालिसिस वाला। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्टिंग लाइन ले लेगा अगर ड्राफ्ट आपका बराबर लगा होगा तो। अगर ड्राफ्ट आपका सही से ना लगा हो तो आपका ये पार्टिंग लाइन नहीं आएगी। अब हमने अगले हिस्से पे जाना है जो कि सेट ऑफ सरफेस है, यानी कि जो यहाँ पे होल्स वगैरह लगे हुए हैं इनको अगर बंद करना हो तो हम यहाँ पे सेट ऑफ सरफेस की मदद से बंद कर सकते हैं। ये अपने आप से नीचे वाला हिस्सा इसने ले लिया है क्योंकि इसमें अच्छे से बराबर ड्राफ्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं लगा होता तो यहाँ पे हो सकता है कि ये डबल लाइन ऊपर और नीचे दोनों तरफ लग करके आती है। ड्राफ्ट एनालिसिस मतलब सेट ऑफ सरफेस में अगर यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं लगाया होता तो इधर भी देखेंगे तो ये भी नीचे की तरफ अब बंद कर रहा है, ऑटोमेटिकली सिंगल एक लाइन ले रहा है। तो इसको ये बंद कर देगा। जो होल्स है अब ये नीचे की तरफ से बंद हो गए हैं और हमारे पास 2 सरफेस मिल चुके हैं, जो कि एक लाल वाला जो सरफेस है वो इसको कैविटी सरफेस और हरे वाले को कोर सरफेस की मतलब होते हैं ये। और इसके बीच में एक हमारा जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे पार्टिंग लाइन के नाम से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमें पार्टिंग सरफेस, जिससे मोल्ड जो है वो अलग अलग 2 हिस्सों में सेपरेट होगा। तो हम यहाँ से पार्टिंग सरफेस अगला पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ से इस पार्टिंग सरफेस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मैंने इसको करीब 50 mm बड़ा बना लिया। इसको ओके करेंगे तो ये चारों तरफ से थोड़ा बड़ा बन चुका है। अब हमने टूल स्प्लिट की मदद से जितना बड़ा हमारा मोल्ड का साइज़ यानी कि कोर कैविटी का साइज़ हमने रखना है ब्लॉक का, उतना बड़ा हम टूल स्प्लिट की मदद से बना लेंगे। और इस टूल स्प्लिट के लिए भी हमें प्लेन की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पर भी सेम वही प्लेन लेंगे जिस पे हमने पार्टिंग लाइन या ड्राफ्ट एनालिसिस किया था। अब यहाँ पे हम एक सेंटर रेक्टेंगल बना देते हैं, जितना बड़ा ब्लॉक इसमें मोल्ड के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसकी डायमेंशन यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 250 के आसपास की लेंथ रख ली और विड्थ में मैंने यहाँ पे 120। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने रेक्टेंगल लिया है वो इस पार्टिंग सरफेस के बाहर ना जाए, और अगर बाहर लेके जाना है तो उसका तरीका दूसरा होगा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम इसको बना सकते हैं पार्टिंग सरफेस को छोटा करके। अभी हमने स्केच से बाहर निकल जाना है जैसे हमारा स्केच कंप्लीट हो जाता है। और बाहर निकलने के बाद हमारे को यहाँ पे एक कुछ इस तरह की कमांड नज़र आ रही है जिसमें हम ऊपर नीचे कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस येलो कलर के बॉक्स के अंदर में जो हमारा कंपोनेंट है वो पूरी तरह से अंदर आ जाना चाहिए, तो उतना बड़ा हम इसको बनाएंगे। ये नीचे की तरफ से हमने रख लिया, नीचे की वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 15 डाल दी नीचे की वैल्यू, ऐसी ऊपर की वैल्यू हमने 75 फिल कर दी। ओके करते ही हमारा कोर कैविटी यानी कि दोनों मोल्ड बन चुके हैं। इसको सेपरेट करके देखेंगे अलग अलग। उसके लिए हमारे को कमांड यूज़ करनी है डायरेक्ट एडिटिंग। इस पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और उसको बाहर निकाल करके देख सकते हैं। यहाँ से हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं कि मेरे को इसको 120 ऊंचाई तक लेके जाना है। ओके कर देंगे और ऐसे ही हमने कैविटी को भी नीचे करके लेके जाना है। नीचे धकेलने पर ये नीचे चली जाएगी, तो नीचे मैं इसको करीब 200 mm नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारा कैविटी बन चुकी है और ये कोर बन चुका है इस तरह से। इसके साथ ही हमें कुछ गिफ्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, जो कि एक है कंपोनेंट जो हम बना चुके थे पहले ही, तो ये तो है ही हमारे पास में। लेकिन इसके साथ साथ एक हमें कैविटी सरफेस मिलता है
जिसको हम मल्टी कैविटी के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के और वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे हम इन सरफेस की मदद से मल्टी सरफेस मोल्ड बना सकते हैं। और साथ में हमें एक और सरफेस भी मिलता है जो कि हम ऊपर लेके जा सकते हैं, और एक हमारे पास पार्टिंग सरफेस रहता है। तो ये सारे सरफेस हम बना करके अपना मल्टी कैविटी यानी कि बहुत सारी कैविटी ऐसी और भी बनानी है तो इनकी मदद से हम बना सकते हैं। तो ये सारा था हमारा मोल्ड टूल कि कैसे हम किसी भी मोल्ड को बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ड्राफ्ट एनालिसिस क्या होता है, श्रिंकेज क्या होता है, अंडरकट क्या होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देखा और इस्तेमाल करके भी देखा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक और बात, अगर आप अपने दोस्तों के वीडियो दिखाना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।